नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस तीनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है। क्या यूपीएस स्कीम है वो ओपीएस से अच्छी पेंशन स्कीम है जो यहाँ पर नई इंट्रोड्यूस यहाँ पर हुई है, और ये नई जो पेंशन स्कीम है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये किस प्रकार के कर्मचारियों के लिए बेहतर रहेगी, आज के इस वीडियो में डिटेल से यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जो यूपीएस है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं और फिर हम तीनों का कंपेयर करेंगे। देखिए, यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये 24 अगस्त 2024 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस यहाँ पर की गई है और इसके देखिए 5 मेजर पॉइंट है। 5 पॉइंट में से सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपकी अश्योर्ड पेंशन है, यानी कि आपकी एक प्रकार से गारंटी पेंशन है 50%, लेकिन इसमें भी कुछ टर्म्स कंडीशन है। देखिए, 50% पेंशन का मतलब तो समझिए कि मतलब क्या है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जिसका बेसिक पे 50,000 है और इसमें क्या होगा कि भाई 50,000 के ऊपर उसका कुछ इंक्रीमेंट भी लगेगा 3,000 के आसपास। भाई एक साल की बात हो रही है, साल में एक इंक्रीमेंट उसका लग जाएगा। तो उसकी क्या करेंगे, एक साल की जब उसका रिटायरमेंट हो रहा होगा तो लास्ट के एक साल यानी कि 12 महीने में उसका जो बेसिक पे है वो क्या है, उस बेसिक पे का 50% आपको मिलेगा। यानी कि अगर 50,000 उसकी बेसिक पे है लास्ट टाइम में रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उसका एवरेज भी लगभग इतना ही आएगा 50,000, या एक इंक्रीमेंट लग जाएगा तो 51,000 या 52,000 आएगा। तो उसका 50% दोस्तों आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि 25 साल की सर्विस होना कंपलसरी है, यानी कि आपका 25 साल सर्विस होना जरूरी है। इस प्रकार से यानी कि एक व्यक्ति जो है अगर 35 साल की एज में जॉब लग जाता है और 60 साल की एज में रिटायरमेंट होता है, तब दोस्तों वो क्वालिफाई होगा इस चीज के लिए। तो अगर आपको 50% पेंशन चाहिए यूपीएस के अंदर, तो दोस्तों इसमें आपकी 25 साल की सर्विस होना जरूरी है। दूसरा, यहां पर अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसकी सर्विस कम से कम 10 साल हुई है, तो दोस्तों उसको 10,000 रुपए मिनिमम मिलेंगे। लेकिन अगर 10 साल से 25 साल के बीच उसकी अगर मान लीजिए सर्विस है, तो यहां पर प्रोपोर्शनेट चलेगी, मतलब एक फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूले के बेसिस पर आपकी जो पेंशन है यहां पर निर्धारित की जाएगी। यानी कि मिनिमम 10,000 तो आपकी बनेगी और उससे ऊपर आपका एक प्रोपोर्शनेट के रूप में यहाँ पर आपकी जो पेंशन है वो यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। तो पहला तो ये है। दूसरा, यहाँ पर जो फैमिली पेंशन है उसके बारे में बता रखा है। देखिए, ऐसा कोई कर्मचारी जो रिटायर हो चुका है, ठीक है, और वो मान लीजिए पेंशन प्राप्त कर रहा है। सपोज कीजिए कि उसको 50,000 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही है। कोई कर्मचारी रिटायर हो चुका है और रिटायरमेंट के बाद उसको 50,000 पर महीने की पेंशन प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर उस पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर को जो पेंशन मिलती है ना, उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। तो यहां पर बोल रहे हैं कि भाई 30%, यानी कि जो इनको जो पेंशन मिल रही थी 50,000, इसका 60% यानी कि 30,000 रुपए आपकी पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर मान लीजिए कर्मचारी है, मेल कर्मचारी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो पेंशन प्राप्त करता है रिटायरमेंट के बाद में, तो उसकी वाइफ या उसके जो भी बच्चे हैं उनको यहाँ पर जितनी पेंशन वो प्राप्त कर रहा था उसकी 60% पेंशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लिख रखा है कि यहाँ पर इमीडिएटली बिफोर हर और हिज डेमिसाइज, यानी कि जो भी होगा उसका स्पाउस जो भी उसको यहाँ पर मिलेगी। तीसरी यहाँ पर बात हो रही है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी कि अगर 10 साल की सर्विस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 10,000 पर महीने की आपको जो है पेंशन मिलेगी। यानी कि मिनिमम पेंशन जो है आपकी 10,000 तो आपको मिलेगी। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, वो है कि 10 साल की सर्विस होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आते हैं। चौथा यहाँ पर बात करते हैं चौथी चीज की, जो आपका मिलता है डीआर क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डीए मिलता है, डीए क्या होता है, डीएनएस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। उसी प्रकार से क्या होता है कि जो आपके रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, पेंशनर जो होते हैं, उनको मिलता है डीएनएस रिलीफ। और ये डीएनएस रिलीफ होता है वो सीपीआई इंडेक्स के ऊपर निर्धारित होता है। जैसे आपका डीए बढ़ता है ना हर 6 महीने में, वैसे आपका ये भी उस हिसाब से रिवाइज किया जाता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि भाई आपका जो डीआर है, डीएनएस रिलीफ है, वो भी आपको दिया जाएगा, ये यहाँ पर बता रखा है। आगे यहां पर देखिए 5वीं बात कही गई है, लमसम अमाउंट भी आपको पे किया जाएगा
इन एडिशन टू ग्रेजुइटी, ग्रेजुइटी के साथ यहां पर बता रखा है, ग्रेजुइटी के साथ आपका लमसम अमाउंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये कितना मिलेगा, तो यहां पर देखिए बता रखा है 1/10 ऑफ मंथली एमुलमेंट पे प्लस डीए एज द डेट ऑफ सुपर एनुएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द सर्विस। यानी कि हर 6 महीने की सर्विस जो होगी ना, उसका 1/10 कैलकुलेट करेंगे और इस हिसाब से आपकी मान लीजिए 30 साल की सर्विस हो गई, तो 30 साल की सर्विस में आपके टोटल कितने 6 महीने के हिसाब से 60 आपके क्या बन जाएंगे, 60 टोटल स्लैब बन जाएंगे। और 60 का अगर आप 10% निकालेंगे तो ऑन एवरेज आप ये बोलेंगे कि भाई 6 महीने की 6 मंथ की जो भी आपकी बेसिक सैलरी बन रही होगी, बेसिक और डीए, उसका दोस्तों आपको लमसम के रूप में मिलेगा। यानी कि मान लीजिए अभी ग्रुप डी के कर्मचारी बोले जिसकी बेसिक पे 18,000 है और उसका अगर आप देखेंगे 9,000 डीए बन जाएगा, तो 27,000 उसकी बेसिक प्लस डीए हो जाएगी। तो 27 इंटू 6 ये दोस्तों उसका बन जाएगा 27,000 इंटू 6, ये उसका लमसम अमाउंट यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 1 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर आ जाएगा। वो 1 लाख नहीं, हाँ अप्रोक्सीमेटली 1 लाख और 10,000 के आसपास आपका अमाउंट आएगा जो यहाँ पर मिनिमम रहेगा। तो ये दोस्तों 5 बातें यहाँ पर कही गई हैं और इसकी मोटा मोटा बात अगर हम देखें तो बता रखा है कि प्रोविजन ऑफ यूपीएस विल अप्लाई टू पास्ट रिटायर्ड ऑफ एनपीएस। ऐसा कोई कर्मचारी जो एनपीएस में रिटायर हो चुका है, ठीक है, मान लीजिए रिटायर भी हो चुका है एनपीएस से, वो भी दोस्तों यूपीएस का लाभ ले सकता है। देखिए अभी कई केसेस ऐसे आए थे जहां पर यूपीएस के कर्मचारी रिटायर, वो एनपीएस के कर्मचारी रिटायर हुए, वहां पर उनकी पेंशन 1,500 रुपए 2,000 रुपए बन रही थी। तो हालांकि यहाँ पर बता रखा है कि 10 साल की सर्विस अगर उन्होंने कंप्लीट की है तो 10,000 रुपए तो यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस में रिटायर भी हो चुके हैं वो दोस्तों यूपीएस में आ सकते हैं। और यहाँ पर बता रखा है उनका अरियर भी दोस्तों दिया जाएगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी है वो एनपीएस से रिटायर हो गया और उसकी पेंशन नहीं बन रही है इतनी, तो यूपीएस में उसको डाल देंगे और यूपीएस और एनपीएस के अंदर जो डिफरेंट आ रहा था उसका यहाँ पर क्या कर देंगे, ये अरियर भी दे देंगे और उस पर अरियर के साथ इंटरेस्ट भी देंगे। जो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रहेगा लगभग 7% के आसपास वो आपको मिल जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए बता रखा है यूपीएस विल बी अवेलेबल एज एन ऑप्शन टू एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग एज वेल, फ्यूचर एम्प्लॉय विल हैव द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग एनपीएस और यूपीएस। जो भी कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं या भविष्य में जिनकी नियुक्ति की जाएगी उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो एनपीएस और यूपीएस दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, बता रखा है 1 एक्सरसाइज, यानी कि एक बार अगर आपने चुन लिया कि आपको एनपीएस में रहना है तो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। या मान लीजिए आपने चुन लिया कि मुझे यूपीएस सही है तो दोस्तों आप यूपीएस में ही रहेंगे, आप दोबारा वापस एनपीएस में नहीं आ सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज। यहां पर ये बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। यहां पर ये बता रखा है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि आपका बेसिक और डीए का 10% डिडक्ट होता है करंटली, तो वो यहां पर इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब है कटेगा तो सही, लेकिन दोस्तों इतना ही कटेगा, 10% ही कटेगा बेसिक और डीए का, 10% आपका यूपीएस में जाएगा। जैसे सेम टू सेम आपका एनपीएस में जाता था ना, वैसे ही दोस्तों आपका यूपीएस के अंदर ये अमाउंट यहां पर जाने वाला है। लेकिन जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो दोस्तों लगभग आपका 18% हो जाएगा, यानी कि अभी जो 14% है वो लगभग 18% के आसपास पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा, अच्छा अमाउंट यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। आगे बता रखा है यूपीएस जो स्कीम है वो 1/4/2025 यानी कि अगले वित्त वर्ष यहां पर प्रभावी हो जाएगी। और आगे यहां पर देखिए सपोर्ट मैकेनिज्म एंड नेसेसरी लीगल रेगुलेटरी एंड अकाउंटिंग चेंजेस विल बी रेड। और यहां पर आगे जो भी इनमें चेंज वगैरह होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो आपको आगे बता दिया जाएगा इसके बारे में। आगे बता रखा है यूपीएस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेनिफिटिंग 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और ये 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं लगभग, उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि एनपीएस में करंटली इतने ही कैंडिडेट होंगे, इसलिए यहाँ पर ये डाटा बता रखा है। आगे बताया है द सेम आर्किटेक्चर हैव बीन डिजाइन फॉर एडॉप्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो भी दोस्तों इसको अपना सकती है। करंटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर लागू हो जाएगा। और आगे बता रखा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको अपनाती है तो लगभग 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको यहाँ पर एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट कर सकती है। तो ये दोस्तों हमने बात करी यूपीएस के, यूपीएस में मोटा मोटा क्या है। अब हम तीनों का कंपेयर करते हैं, ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस, और फिर आपको बताते हैं आपके लिए कौन सी बेहतर रहने वाली है। तो यहां पर देखिए दोस्तों हमने तीनों को कंपेयर किया है, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस।
पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, जो पहले की जो पुरानी पेंशन थी उसको हम ओपीएस बोलते हैं एक प्रकार से, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके बाद 1/1/2004 से आपकी एनपीएस लागू हो गई और ये सभी के लिए कंपलसरी कर दी गई, और अभी आपके अगले वित्त वर्ष यानी कि 1/4/2025 से यूपीएस लागू हो जाएगी। अब देखिए मेजर जो डिफरेंट है, पहला डिफरेंट वो है कि ओपीएस में आपकी सैलरी से कुछ भी डिडक्ट नहीं होता था, यानी कि आपकी सैलरी जितनी बन रही थी नेट सैलरी उतनी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती थी। लेकिन एनपीएस के अंदर बेसिक और डीए का 10% कटेगा, और यूपीएस में भी बेसिक और डीए का आपका 10% डिडक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो 10% सैलरी आपकी एनपीएस और यूपीएस में जाएगी। पहला डिफरेंट तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर ग्रेजुइटी जो थी, ग्रेजुइटी आपके तीनों में यहां पर आपके तीनों में लगाई गई थी। पेंशन की बात करें, पेंशन में देखिए ओपीएस में क्या सीन था कि आपकी जो लास्ट सैलरी बन रही है जिस महीने आप रिटायरमेंट हो रहे हो, उसकी लास्ट सैलरी का 50% प्लस डीए आपको यहां पर मिलता था। डीए की जगह डीआर यहां पर मिलता है। एनपीएस के अंदर ये जो अमाउंट है कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि आपका जो पैसा है 10% पैसा आपकी बेसिक और डीए का, 14% गवर्नमेंट का, और ये दोस्तों इन्वेस्ट होता था एनपीएस के अंदर। एनपीएस एक प्रकार से आप सीधी भाषा में कहूं तो एक प्रकार से म्यूचुअल फंड यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता था, और वहां से शेयर मार्केट के आधार पर वह कितना रिटर्न शेयर मार्केट देगा उसके आधार पर आपका टोटल जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर आपका बनेगा। और जब आप रिटायरमेंट हो गए 60% आप ले सकते हैं, और 40% जो है आप दोस्तों आपको यहाँ पर पेंशन बनवानी पड़ेगी। तो एक प्रकार से कोई फिक्स नहीं थी एनपीएस के अंदर कि भी एनपीएस के अंदर इतनी % आपको पेंशन मिलेगी। और बात करें यूपीएस के अंदर, तो यूपीएस के अंदर कुछ टर्म्स कंडीशन है, उनको सेटिस्फाई करते हो तो आपको 50% सैलरी जो भी आपकी थी लास्ट 12 महीने की उसका एवरेज निकाल के 50% आपकी बन जाएगी, अगर 25 साल की सर्विस की है तो। ये डिफरेंट हो गया। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर बता रखा है विड्रॉल ऑफ कम्यूटेड कॉर्पस, यानी कि आपका जो पैसा है पीपीएफ वगैरह में जो भी आपने डाला है जीपीएफ में, ओपीएस के अंदर वो आपको मिलता था। यहाँ पर देखिए होल अमाउंट ऑफ जीपीएफ। लेकिन अगर एनपीएस के अंदर आप कोई पैसा डालते थे तो उसका 60% ही आप यहाँ पर विड्रॉ कर पाते थे, और 40% की यहाँ पर आप रिटायरमेंट के टाइम पे जो है पेंशन बनवा लेते थे। और यूपीएस के अंदर अभी जो आपका कॉर्पस बनेगा उसका कोई जिक्र नहीं है, हालांकि ग्रेजुइटी की बात की गई है और लमसम की बात की गई है। आगे यहाँ पर देखिए जीपीएफ का ऑप्शन यहाँ पर था आपके ओपीएस के अंदर, लेकिन एनपीएस के अंदर और यूपीएस के अंदर इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इन्फ्लेशन इंडेक्शन की बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपको जो पेंशन मिल रही है तो पेंशन की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे, तो गवर्नमेंट की तरफ से डीआर यानी कि डीएनएस रिलीफ यहाँ पर मिलता था। तो ओपीएस के अंदर ये मिलेगा, एनपीएस के अंदर नहीं। लेकिन यहाँ पर ये आपका नीचे वाला पढ़ना है, ये वाला तो पेंशन जो जैसे बढ़ता था वैसे साल में 2 बार ओपीएस के अंदर था, एनपीएस के अंदर कोई जिक्र नहीं था। लेकिन यहाँ पर यूपीएस है, इसके अंदर मेंशन है कि आपका डीएनएस रिलीफ आपका दिया जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी, यहाँ पर बता रहा है आपने जो कंट्रीब्यूट किया, अगर आप ओपीएस के अंदर अलग से आपका पैसा डालते हो जीपीएफ के अंदर पीपीएफ के अंदर, तो उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लमसम की बात करें, लमसम का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, किसके अंदर आपके ओपीएस के अंदर। एनपीएस के अंदर मिलता है 60%, आप जितना भी आपका कॉर्पस बनेगा उसका, लेकिन ये लमसम वर्ड यूज नहीं कर रखा। लेकिन यहाँ पर आपका लमसम मिलेगा, और इसको मैंने बताया कि अगर 30 साल की सर्विस आप करते हो तो उसका लगभग 6 महीने की बेसिक प्लस डीए के बराबर आपका हो जाएगा। अगर आप वीआरएस लेते थे तो यहाँ पर वीआरएस लेने पर भी आपको पेंशन यहाँ पर मिलती थी ओपीएस के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बता रखा था एम्प्लॉय विल गेट ओनली 20% ऑफ कम्यूटेड कॉर्पस एंड रेस्ट 80% विल बी इन्वेस्टेड इन एन्युटी टू गेटिंग पेंशन, यानी कि 20% तो ले सकते थे लेकिन 80% आपका पेंशन में था। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर कोई अभी बताया नहीं है इसका, क्योंकि नई नई स्कीम आई है तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रखा। मिनिमम पेंशन के बारे में देखिए बता रखा था कि आपका ओपीएस के अंदर मिनिमम 9000 प्लस डीए तो बनता ही बनता था, और साथ में देखिए जो आपकी बेसिक थी उसका 50% था। और आपका एनपीएस था, एनपीएस के अंदर तो आपको पता है कि भाई एनपीएस के अंदर तो कोई फिक्स नहीं था, शेयर मार्केट के आधार पे था। और इसके अंदर आपकी मिनिमम जो पेंशन बनेगी वो 10,000 बनेगी, लेकिन 10 साल की सर्विस भी होनी ही चाहिए। ठीक है, ये भी बता रखा है। आगे यहाँ पर लास्ट पॉइंट है फैमिली पेंशन के बारे में। तो फैमिली पेंशन के बारे में बता रखा था ओपीएस के अंदर 60% ऑफ बेसिक और 30% ऑफ फैमिली, यानी कि जितनी पेंशन आपकी पेंशनर को मिल रही थी उसका आपका 30% उसको मिलता रहेगा,
और ओपीएस एनपीएस के अंदर देखेंगे तो एनपीएस के अंदर बता रखा था कि भाई ओपीएस टू फैमिली टिल डेथ ऑफ 60 ईयर सर्विस ए डिक्रीज एम्प्लॉय 50% ऑफ बेसिक आफ्टर 30% ऑफ द फैमिली, यानी कि वही सेम चीज़ यहाँ पर थी। और यहाँ पर आपका 30%, यानी कि ये लगभग फैमिली पेंशन का मामला लगभग यहाँ पर सेम ही है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा चीज़ है। अब देखिए किसके लिए कौन सी स्कीम बेहतर है। देखिए जिनकी भी सर्विस जो टाइम है वो कम है, मान लीजिए अभी कोई कर्मचारी ज्वाइन हुआ है 1 साल 2 साल 3 साल और वो जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसके लिए अभी भी ओपीएस सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यूपीएस के अंदर तो लिखा है कि भाई 10 साल की सर्विस मिनिमम है, ठीक है, 10 साल की मिनिमम सर्विस जरूरी है। अगर आपने 10 साल की सर्विस नहीं करी 10,000 रुपये जो मिनिमम है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो जिनकी भी सर्विस टाइम पीरियड दोस्तों यहाँ पर कम है उनके लिए यूपीएस ओपीएस सबसे बेस्ट है, यानी कि पुरानी पेंशन अच्छी है। लंबे समय के लिए ओपीएस और यूपीएस दोनों ही ठीक है। अब देखिए एनपीएस ज़्यादा बेटर क्यों रहेगी मेरे ख्याल से, अगर एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट 18% अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा देती है और 10% खुद एम्प्लॉय का, यानी कि लगभग 28%, यानी कि जितनी उसको सैलरी मिल रही है ना लगभग 28% उसकी सैलरी, यानी कि लगभग जो कैंडिडेट है जो ग्रुप डी में रिसेंटली भर्ती हुआ है अगर उसकी भी बात करें तो लगभग 7,000 के आसपास दोस्तों उसका जो पैसा है 7,500 हर महीने एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। और एनपीएस के अंदर अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 10% रिटर्न भी आपको मिलेगा ना दोस्तों, तो एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपका तैयार हो जाएगा। देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए अगर कोई कर्मचारी है जो मान लीजिए लेवल 1 ग्रुप डी में है, करेंटली 18,000 उसका बेसिक पे रहेगा और उसका दोस्तों जो डीए है वो आपका हो जाएगा 50% लगाया तो 27,000, और 27,000 का 10% तो ये, और गवर्नमेंट अगर अभी 14% से 18% कर देती है एनपीएस के अंदर तो इसका 28%, यानी कि 28% लगभग 7,500 रुपये, 7,500 रुपये दोस्तों हर महीने एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट होने वाले। और अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर लगाएंगे, देखिए मैं आपके सामने लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,500 रुपये अगर आप हर महीने के इन्वेस्ट करते हो एसआईपी म्यूचुअल फंड में, 10% भी अगर आप रिटर्न लेते हो शेयर मार्केट से, 35 साल की सर्विस अगर आपने की है तो आप सोच सकते हैं 2 करोड़ और 87 लाख रुपए दोस्तों आपके हो जाएंगे। इसमें से 60% दोस्तों आपको मिलेगा। 60% अगर आप इसका देखेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों लगभग आपका दोस्तों 1.5 करोड़ के आसपास इसका अगर आप 60% निकालेंगे, यानी कि आप देखेंगे 8 या 24 या 8 दूनी 16, 8 या 24 और 9 या 27, यानी कि 1 करोड़ 8, यानी कि दोस्तों 1.8 करोड़ के आसपास आपका बन जाएगा अगर 10% रिटर्न मिला तो। और रिटर्न को आप थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देंगे, 11% भी कर देंगे, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों ये जो पैसा है 3.25 करोड़ हो रहा है। और इसमें से आप सोचेंगे 2.5 से 3.25 करोड़ तो आपको दोस्तों 60% आपका ग्रेजुएटी वो आपके उसके मिल जाएंगे, कॉर्पस के डायरेक्ट 60%। और इसकी पेंशन बनेगी तो पेंशन भी काफ़ी अच्छी बनेगी, ओपीएस से भी बेटर बन सकती है। लेकिन अगेन मैंने बताया लंबी एज होनी चाहिए एनपीएस के ऊपर। एनपीएस में जितना लंबा आप इन्वेस्ट करोगे जितने लंबे टाइम के लिए उतना अच्छा रहेगा। ये मैंने आपको लेवल 1 का बताया ग्रुप डी का। आप सोचिए जिनका बेसिक ज़्यादा है, जो मान लीजिए 4200 पे ग्रेड में जिनकी जॉब है, उनका पैसा आप सोचिए कितना इन्वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलने वाला है। आप सोचिए जिनका मान लीजिए बेसिक पे डबल कर लेते हैं 15,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मान लीजिए अच्छे ग्रेड में हो आप 4600-4200 में, और अगर आप 10% भी इसका लगाते हो, आप खुद सोचिए दोस्तों कितना पैसा हो रहा है, 5 करोड़ से ऊपर हो रहे हैं। और मान लीजिए आप इसको 10% कर दीजिए और एज आपने सर्विस जो है मान लीजिए 30 साल करी, 30 साल ही करोगे तो भी दोस्तों 3.5 करोड़ के आसपास आपका कॉर्पस यहाँ पर बन रहा है। तो जितना लंबे टाइम होगा एनपीएस उतना अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी अगर 10 साल से कम आपकी सर्विस रहेगी तो आई थिंक ओपीएस आपके लिए अच्छा है। लेकिन 10 साल और 10 साल से 20 साल के बीच है, ये मैं खुद का ओपिनियन दे रहा हूँ। 10 साल से 20 साल के लिए अगर आपका है तो आई थिंक यूपीएस आपके लिए ठीक रहेगी, और 20 साल से ऊपर अगर सर्विस है तो एनपीएस ठीक रहेगी। देखिए अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ओपीएस अभी भी इन तीनों में से सबसे अच्छी है, ठीक है। ओपीएस जो है इन तीनों में सबसे अच्छी है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है इस टाइम पे, अगर इन तीनों में से देखिए ओपीएस तो हमको मिल नहीं रही, तो यूपीएस और एनपीएस में अगर आपको चूज करना हो, मेरा खुद का है ये अनुमान, ठीक है, तो आप खुद का देख लीजिएगा।
देखिए 10 से कम तो वैसे नहीं है। अगर 10 साल की सर्विस है, 10 से 20 साल की, तो आई थिंक यूपीएस इज बेटर। और 20 साल से ऊपर आपकी सर्विस है और 30 साल से अगर ज़्यादा ही है तो एनपीएस अभी भी आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% से 18% हो जाएगा, तब बहुत अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। बाकी मेरा खुद का ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अभी भी ओपीएस मेरे ख्याल से सबसे अच्छी स्कीम है, जहाँ पर आपका अकाउंट, आपके जो सैलरी है उससे कुछ भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होता था। लेकिन वही है, गवर्नमेंट के ऊपर इसका काफ़ी लोड पड़ता था, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। बाकी आप अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर करें। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।